नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ बेहद खास बुलेटिन 5 की आंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। बुलेटिन में बताएंगे कि क्यों इजराइल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, मध्य प्रदेश में किन मंत्रियों के टिकट पर है संकट, इसके अलावा चुनावी लड़ाई में पितृपक्ष पर क्यों हो रही है सियासत, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सूची जारी होने के बाद क्यों दबाव में है कांग्रेस, बात महादेव ऐप की भी होगी। 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर एक साथ। पीएम मोदी का साथ, टिकट पर संकट, सियासी लड़ाई, पुरखों पर आई कांग्रेस का मंथन और महादेव ऐप का जाल बढ़ता ही जा रहा है। 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर और एक एक कर तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। इजराइल और फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की। पीएम मोदी ने एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, इजराइल की वर्तमान स्थिति से अपडेट कराने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद। उन्होंने यह भी लिखा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। पीएम मोदी ने इसे आतंकवादी हमला बताकर इसकी कड़ी निंदा की थी और अब नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री को फोन किया है। तो लड़ाई लगातार जारी है। चौथा दिन 7 सितंबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसपैठ की। तेल अवीव तक रॉकेट से हमले किए गए और ये हमले अभी भी लगातार जारी हैं। गाजा में इस्राइल का जवाबी हमला जारी है। पिछली रात 130 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल की वायुसेना ने हमले किए। वहीं इजराइल के भीतर भी गाजा पट्टी के आसपास आतंकियों से लड़ाई जा रही है। हालांकि खबर यह भी कि दक्षिणी इजराइल के शहरों को खाली करा दिया गया है। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल में लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के आतंकियों से युद्ध चल रहा है। वहीं अब इजराइल अपने टैंक और सैनिकों को तैनात कर रहा है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में और यरूशलेम के आसपास फलस्तीन समर्थकों के साथ इजराइल की पुलिस रह रहकर टकरा रही है। यानी 4 मोर्चे पर इजराइल की जंग जारी है। इस बीच नेतन्याहू ने दुनिया से यह अपील की है कि हमास आईसिस की तरह है, हर एक मुल्क को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमास की हैवानियत से हाहाकार। इजराइल के लोगों ने खाई कसम। मिट जाएगा गाजा का नामो निशान। बदल जाएगा दुनिया का नक्शा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हमास के साथ शुरू हुआ इजराइल का युद्ध और भी खतरनाक और भी भयानक होता जा रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी के जर्रे जर्रे को दहलाना शुरू कर दिया है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि इस युद्ध को शुरू हमास ने किया था, लेकिन खत्म इजराइल करेगा। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. हमास के आतंकियों ने जब गाजा पट्टी और भूमध्य सागर से इजराइल में धावा बोला था, तो उस वक्त दक्षिणी इजराइल में गाजा पट्टी के पास ही एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और सबसे पहला हमला वहीं पर हुआ था, जिसमें दुनिया भर से विदेशी शामिल होने पहुंचे थे। हमास के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके उनमें कई की जान ले ली और कई को अगवा कर लिया। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री जब इस जंग के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि ये जंग सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जंग है।
In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. वही हमास ने जिस तरह से इजराइल के जवानों, वहां के नागरिकों और विदेशी नागरिकों के साथ सलूक किया और जैसी हैवानियत की तस्वीरें सामने आई हैं, उसकी याद दिलाते हुए बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास की तुलना ISIS से की है और पूरी दुनिया से अपील की है कि जैसे ISIS के खिलाफ दुनिया एकजुट हुई, वैसे ही हमास के खिलाफ भी दुनिया इजराइल का साथ दे। Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. जाहिर है इजराइल की ताकत के आगे हमास कहीं नहीं ठहरता और जल्दी ही घुटने टेक सकता है, लेकिन हमास का साथ देने के लिए खाड़ी के कई देश सामने आ रहे हैं। खास तौर पर ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को धमकियां दे रहा है और लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने एक और मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में लगता नहीं है कि ये जंग जल्दी खत्म होने वाली है। और अब बात मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की। बीजेपी के कई मंत्रियों के टिकट पर संकट है। ये मंत्री 5वीं लिस्ट के इंतजार में हैं। सुरेश धाकड़ हैं, रामखेलावन पटेल हैं, ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं, OPS भदौरिया हैं, महेंद्र सिसोदिया हैं, सिंधिया खेमे से आते हैं, उषा ठाकुर धर्मस्विन के पास है, इंदर सिंह परमार हैं, गौरीशंकर बिसेन हैं। ऐसे में बीजेपी की 5वीं सूची सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगी। पार्टी के किसे टिकट मिले उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। हमें तो इसको कैसे दबोचना है, हम दबोचेंगे। 9 के काटें, 10 के काटें, 20 के काटें, 9 के रोके, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें इन सबको दबोचना है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी समय में चुनावी रीति रणनीति तहत काम करती है, तो ये संगठन का निर्णय है कि कब किस क्षेत्र पर हमको भारतीय जनता पार्टी का कमल का प्रत्याशी मैदान में उतारना है। तो किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये संगठन के विषय संगठन के स्तर पर निर्धारित होते हैं। तो जिनका नाम सूची में नहीं है, तो ये अनुमान लगाना कि उनको टिकट नहीं मिलेगा या मिलेगा, अभी सिर्फ अनुमान मात्र है। और बीजेपी के मंत्रियों के टिकट पर संकट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी किसे टिकट देती है नहीं देती है, इससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का कहना यह है कि टिकट का फैसला आलाकमान का है, जल्द इन मंत्रियों के बारे में आलाकमान निर्णय करेगा। Coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. MP में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने प्रत्याशियों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। कांग्रेस इस सूची पर सवाल खड़े कर रही है। ये सवाल प्रत्याशियों के नाम पर नहीं, सूची जारी करने की टाइमिंग पर है। बीजेपी ने पितृपक्ष के दौरान अपनी सूची जारी की, कांग्रेस इस पर बीजेपी को घेर रही है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि पुरखों को तो बाद में ही याद किया जाता है। एक हफ्ते में हम जारी करेंगे, तो मैं समझता हूँ 15 के आसपास जब कड़े दिन समाप्त होंगे तब आने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं मैं बहुत याद आऊंगा, तो सब तैयारी उनकी वही कि बाद में याद आऊंगा। ये पुरखों को बाद में ही याद करते हैं ना, चले जाते हैं। कौन? ये अपनी सुविधा के अनुसार सब चीजें मानते हैं। बीजेपी ने पितृपक्ष में सूची जारी किए जाने पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया, कांग्रेस के वार पर पलटवार किया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्हें अपने पितरों पर भरोसा है, लेकिन कांग्रेस को अपने पितरों पर भरोसा नहीं। कांग्रेस को अपने पितरों पर भरोसा नहीं ना, हमें अपने पितरों पर भरोसा है, क्योंकि ये पितृ ही देवता होते हैं। पितृ देवो भवा, पितृ देवता होते हैं। जो हमारे माता पिता दादा परदादा परनाना परनानी, ये हमारे देवता हैं। यही तो हमारा भला चाहेंगे, यही तो हमारी पैरवी करते हैं देवों के द्वार पर। हमें अपने पितरों पर भरोसा, जिनके पितृ ही लापता है उनको क्या भरोसा होगा, वो अपने पितृ ढूंढे, हमारे पितरों को भरोसा है। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और सूची पर सवाल उठाने को कांग्रेस की खींच बताया। वास्तव में कांग्रेस की ये हार की खींच है। कर्मचारी
बड़ा वर्ग है, हर वर्ग का सम्मान है, लेकिन जिन कर्मचारियों के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का और धमकी भरे शब्दों का उपयोग कमलनाथ, दिग्विजय सिंह या उनके जो नेता कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है और उनके हार की खींच है, जिसके कारण से इस प्रकार की भाषा बैलेंस खो गए हैं। आचार संहिता लगने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के लगातार मैदान में हमारे लोग उतर रहे हैं, तो ये तो इनके हालात ऐसे हो गए हैं कि ये बैलेंस खो गए कमलनाथ जी अपना। चुनावी सीजन में हर मुद्दे पर मच-मच की परंपरा होती है और दोनों ही पार्टियां इससे बखूबी निभा रही हैं। इन सबके बीच साइलेंट वोटर देख सुन समझ रहा है और मन ही मन कह रहा है अपना टाइम आएगा। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जैसा कि रिपोर्ट आपने देखी, मध्य प्रदेश में पितृपक्ष को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, पितरों की पॉलिटिक्स हो रही है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो सकती है। थोड़ी देर में सीएम हाउस में यह बैठक शुरू होनी है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस की जो प्रभारी है कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, वो शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि चुनाव के ऐलान और बीजेपी की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया है। नवरात्र के पहले ही दिन कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। तो बड़ी खबर, चिंतन मनन मंथन का दौर लगातार जारी। बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त लगातार बनाए हुए। तकरीबन 5 सीट ऐसी हैं जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जो होल्ड की हुई हैं। बाकी सारी लिस्ट 90 विधानसभा 85 नाम घोषित हो चुके हैं। अब बारी कांग्रेस की है, लिहाजा मंथन के दौर। महादेव ऐप को लेकर ईडी के रडार पर कई फिल्म प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस भी हैं। महादेव ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर ने बॉलीवुड में फिल्में बनाई थीं। अब सौरभ चंद्राकर के कनेक्शन ईडी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि रणवीर कपूर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस मामले में जांच एजेंसी ने कई शहरों में छापे की कार्रवाई की थी, करोड़ों रुपए बरामद किए थे। यह मामला तब सामने आया जब ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो लीक हुआ। केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है कि कौन कौन दुबई में इस शाही शादी में गया था, किसे सट्टेबाजी से कमाए गए पैसों से पेमेंट किया गया था। खबर सुकमा से, जहां जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आचार संहिता लगने के बाद से सर्चिंग तेज हो गई है। सुकमा नक्सल प्रभावित इलाका है और यही वजह है कि नक्सलियों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त किया है। बड़े भारी मात्रा में यहां से नक्सली सामान बरामद हुआ है। डीआरजी बस्तर फाइटर, कोरबा, इनका यह अभियान है। एलआर मड़गू और कोत्ता चेरू से जवान निकले हुए थे। एक कैंप ध्वस्त किया गया, भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। नक्सल मोर्चे पर लगातार जवान सर्च ऑपरेशन पर। सहयोगी सत्यनारायण चाणक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, क्या अपडेट, क्या जवान बेस कैंप की तरफ लौटे हैं या अभी सर्चिंग जारी रहेगी? जी, आपको बता दूं कि आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बल के जवान लगातार जंगलों में सर्चिंग अभियान कर रहे हैं। ऐसी एक सूचना मिली थी कि एलार मड़गू और कोत्ता चेरू को इलाका है, वहाँ पर माओवादी जो है कैंप लगाकर बैठे हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उस सूचना के आधार पर जो है सीआरपीएफ, जिला बल और बस्तर फाइटर और डीआरजी के जवान ऑपरेशन के निकले थे। जैसे ही जवान सुबह उस इलाके में पहुंचे तो जवानों को आता देख वहां से नक्सली भाग गए, लेकिन कैंप में जो है उनकी सामग्री वहीं पर पड़ी हुई थी जिसको जवानों ने वहां पर नष्ट किया है। उसके बाद कैंप ध्वस्त करने के बाद में बिल्कुल वो वापस कैंप लौट गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इस कारण से यहाँ किया नहीं बैठ के कहीं होगी चुनाव समिति। देखिए, पीसी की कई दौर के बैठकें हो चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी की 2 बैठकें हो गई है। अब ये बैठक होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की एक और बैठक होगी संभवतः, और पीसी की बैठक फिर 12 या 13 तारीख को पीसी आएगा। सर, इस क्राइटेरिया की बात होती है भारतीय जनता पार्टी में, आपने गंगा जल में जीएसटी को लेकर आपने ट्वीट किया है। हाँ भाई, गंगा जल जैसे मतलब भारतीय जनता पार्टी बड़े धर्म की बात करती है और गंगा जल
जैसे पवित्र जल में भी उसको पैसे कमाने की सूचना, उसमें भी 18% दिया। रमन सिंह समेत कई लोगों जो है 70 साल से अधिक उम्र के बार बार एज क्राइटेरिया की बात होती थी, लेकिन उन्हीं लोगों पर जो है फिर से दावा भरोसा किया गया। ना उनके लिए एज क्राइटेरिया है, ना ही परिवारवाद का है। रमन सिंह और उसके भांजा अगल बगल की सीट में लड़ रहे हैं, ठीक है। बलिराम कश्यप के लड़के के यहाँ दिया गया है, और उसी प्रकार से जुदेव परिवार को देख लीजिए, बहू भी मिला है, एक बेटे को मिला है और उसकी छोटी बहू को भी मिला है। फिर सुनीति राठिया शायद उसको भी मिला है क्या? सुनीति राठिया वो भी परिवारवाद से, तो कम से कम आधा दर्जा से ऊपर तो परिवारवाद का है। और ये लोग कहते रहे कि सब नया देंगे, लेकिन चला है तो रमन सिंह का, रमन सिंह की चल रहा है, दूसरे किसी का नहीं चल रहा है। थैंक यू। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने सुना और वार भी उन्होंने कर दिया, सवालों के जवाब को भी धीरे से उन्होंने किनारे कर दिया। लिस्ट को लेकर सवाल है। इधर हमास वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि आतंकियों का समर्थन नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि हमास के समर्थन वाले बयान है, हमास का समर्थन पार्टी कर रही है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि हमास का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, आतंकियों को निस्तनाबूद होना चाहिए। कांग्रेस ने फलस्तीन में शांति बनाए जाने का समर्थन किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमास के समर्थन का आरोप लगाया था। प्रस्ताव पढ़ा है, उसमें कहीं हमास का नाम लिखा है। अंग्रेजों के दलाल भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो अंग्रेजों के टुकड़े पर पलते रहे हों, उन्हें हमास और फिलिस्तीन का अंतर नहीं पता और वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इन अंग्रेजों के दलालों को पता होना चाहिए कि भारत की सरकार की नीति फिलिस्तीन के पक्ष में है और फिलिस्तीन और इजराइल दोनों की शांति के पक्ष में है। हमास एक आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन को किसी भी सूरत में नेस्त नाबूद किया जाना चाहिए। भारत की सरकार और कांग्रेस पार्टी किसी भी आतंकी गतिविधि का विरोध करती है, हमास को नेस्त नाबूद करने का समर्थन करती है और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ी है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। 4x4 100 मीटर में 61 साल के बाद, आफ्टर 61 ईयर्स, घुड़सवारी में 41 साल बाद, और पुरुष बैडमिंटन में 40 साल के बाद हमें मेडल मिला है। यानी 4-4, 5-5, 6-6 दशक तक देश के कान ये खबरें सुनने के लिए तरस रहे थे। आपने वो पूरा किया है। आप सोचिए कितने वर्षों की प्रतीक्षा आपके पुरुषार्थ ने समाप्त की है। साथियों, इस बार एक खास बात और रही जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। हमने जितने भी खेलों, इवेंट्स में हिस्सा लिया, उसमें से ज्यादातर, यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं न कहीं हम कोई न कोई मेडल लेके आए हैं। यानी ये अपने आप में हमारा जो कैनवास बढ़ रहा है, ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है। एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा। एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा। साथियों, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है।
जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी हैं, जैसे तय करके आई है। भारत की बेटियां नंबर 1 से कम में मानने को तैयार नहीं है, और यही नए भारत की स्पिरिट है, यही नए भारत का दम है। नया भारत अंतिम परिणाम तक, अंतिम विजय की घोषणा होने तक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।